वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 23 मार्च 2022 है, तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले लास्ट सेशन में हमने चर्चा की थी कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी, जिसके लिए आपको टेस्ट सीरीज एंड ऑल लगाना है। उस संबंध में अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू पिक क्वेश्चंस एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू रिप्लाई। बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ड्रॉप किए हैं मेरे लिए। मैं धीमे धीमे सारे क्वेश्चंस पिक करूंगा और उनके जवाब दूंगा। अभी आज जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है मैं उस पर आपको जवाब बताता हूं क्या करना चाहिए। कुछ एक स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज लगाते वक्त कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर स्कोर कम रह जाता है, जैसे कि एंशिएंट, मेडवेल, आर्ट एंड कल्चर या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी। तो क्या चिंता करने की आवश्यकता है? देखिए, आई विल से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रियोरिटाइज करने की आवश्यकता है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं प्रीलिम्स की, तो कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करना मेहनत के बाद थोड़ा सा आसान होता है, जैसे कि मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी। ये जो सेक्शंस हैं वहां से आप अच्छे आंसर्स खींच लेते हैं। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा वो होने चाहिए, वहां पर आपका अच्छा रिविजन होना चाहिए, अच्छी कमांड होनी चाहिए कॉन्सेप्ट पर भी और सर्टेन इंफॉर्मेशन पर भी। वहां से क्वेश्चंस आए तो आप मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव करें। जब मामला ऐसे पार्ट्स का आता है जहां पर आपके स्कोर थोड़े कम आते हैं, जिन सब्जेक्ट्स के नाम क्वेश्चन में लिए गए थे मैं उन्हीं के नाम ले रहा हूं, एंशिएंट, मेडवल और आर्ट एंड कल्चर, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ऑल। यहां पर आपको करना यह है कि आप थोड़ा सा एनालाइज करिए। ये जो सब्जेक्ट हैं इनके दो बेसिक हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो होता है कोर फैक्ट। ज्यादातर क्वेश्चन जो आप गलत करते होंगे वो कोर फैक्ट के हिस्से में करते होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट के हिस्से में भी गलतियां कर रहे हैं तब आपको वापस से उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। आपको एनालाइज करना है कि उन हिस्सों में आप गलतियां कहां कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में या कोर फैक्ट में। कॉन्सेप्ट में गलतियां कर रहे हैं तो चिंता की आवश्यकता है, आपको बेसिक बुक्स को और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कोर फैक्ट में गलतियां कर रहे हैं तो यहां पे बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। कोर फैक्ट बिल्कुल अनसर्टेन है, वो कोई भी आ सकते हैं। इन दैट केस आपको करना यह है कि बेसिक बुक से सर्टेन फैक्ट्स याद कर लीजिए। सिंपल सी बात है, लाइक मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो जो पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, आर्ट एंड कल्चर में डांस एंड म्यूजिक हैं, फर्दर ऐसे हर सब्जेक्ट में कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए। आपका पढ़ा हुआ आया तो ठीक, नहीं आया तो पता नहीं। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो, आसान लग रहा हो फैक्ट में, वही फैक्ट दूसरे के लिए बहुत अनइवन हो, तो ये वहां पे होता है। तो कोर फैक्ट में गलतियां बहुत चिंता की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट में भी गलतियां हो रही हैं तो वापस से उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए और उन्हें प्रियोरिटाइज कर लीजिए कि पहले जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने के बाद उन पे भी ध्यान देंगे, धीमे धीमे स्कोर वहां पे भी बढ़ने लग जाएगा। तो ये तो काम किया जा सकता है। कुल मिला के चिंता की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट सीरीज में वैसे भी क्वेश्चंस कई बार टफ बना दिए जाते हैं, जो यूपीएससी से मैच नहीं कर पाते। स्टिल प्रैक्टिस के लिए उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट माइल लीप आपकी ये टेस्ट सीरीज है 2022 के प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे 19 सेक्शनल टेस्ट, 5 करंट अफेयर्स, 15 फुल लेंथ और 4 सीसैट के टेस्ट हैं। 14 मार्च से ये शुरू है। फीस इसकी 2000 प्लस जीएसटी है, तो आप इसके लिए अवेल कर सकते हैं। जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी, थोड़ी सरप्राइजिंग थी। ये बोला गया कि कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने 4 सालों से पार्लियामेंट को कोई रिपोर्ट ही नहीं सौंपी है। सीधे शब्दों में कहें तो डाइफंक्शनल रहा है, या और स्पष्ट कह दें तो कुछ काम ही नहीं किया है। इन दैट केस उन्होंने ये बात कही है तो समस्या की बात है, लेकिन हमारे लिए जरूरी होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में जिक्र होगा। कहां पर है? कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एनसीएसटी का जिक्र मिलेगा आर्टिकल 338A में। 19 फरवरी 2004 को आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया। इसके लिए जो संशोधन आया था दैट वाज 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 2003 का ये अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके बेसिस पे आर्टिकल 338A ऐड होने के बाद इस बॉडी को बना दिया गया। काम क्या है इनका? काम बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान है, जो अन्य लॉ हैं, ये गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, वो शेड्यूल ट्राइब के जो हित हैं उनको सेफगार्ड करता है कि नहीं, इस चीज को इंश्योर करने की जिम्मेदारी इस कमीशन की है। कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य मेंबर होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब साफ होता है, यहां पर सिग्नेचर प्रेसिडेंट के होते हैं। यूजुअली प्रेसिडेंट के नाम से जो सेक्रेटरी होते हैं वो साइन किया करते हैं, लेकिन ऐसे पद जो महत्वपूर्ण होते हैं वो बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील होते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट का साइन होता है। इसमें देखिए जो कंपोजिशन है उसमें एक महिला का होना बहुत जरूरी है, और जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और बाकी के मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है 3 साल का। तो टर्म जरूर से याद रखिएगा, 3 साल का होता है। वो 2 टर्म से ज्यादा नहीं ले सकते, उसके बाद मतलब मैक्सिमम 2 टर्म ही लिए जा सकते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी रैंक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की होती है, वाइस चेयरपर्सन की
रैंक जो होती है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की होती है और बाकी मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरी की रैंक होती है उसके इक्विवेलेंट होते हैं। ड्यूटीज एंड फंक्शंस में जो भी मैटर्स शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें और मॉनिटर करें। अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आती है तो उसे इंक्वायर करें और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो देश का चल रहा है उस संबंध में एसटीज का भी इंक्लूजन होता रहे, उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए एडवाइस भी करें कि उनको कैसे और ज्यादा इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस बॉडी को एनुअली अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपनी होती है या उसके अलावा उन्हें जब भी सही लगे। इसके अलावा अगर कोई और लॉ उन्हें कोई काम सौंपता है शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड तो उन्हें वो भी करना होगा। तो वो तो रिपोर्ट सौंप नहीं रहे हैं, मतलब काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, इसलिए न्यूज में आए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सो मार्स के बारे में है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये एक मिशन है जिसका अगला हिस्सा तैयार हो रहा था। एक फेज जा चुका है, सेकेंड फेज जाना था, लेकिन चूंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रशियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रोसकॉस्मोस उसके साथ सभी प्रकार के कोऑर्डिनेशन खत्म कर दिए हैं। इन दैट केस एक्सो मार्स ये जो इनका मिशन है ये भी हाल्ट हो गया है, रुक गया है। देखिए ये जो मिशन था इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये पता किया जाए कि क्या मार्स पे यानी कि मंगल ग्रह पे कभी जीवन था क्या। इसके अलावा इसके दो स्टेजेस थे। पहले स्टेज को 2016 में प्रोटोन एम रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था जिसमें एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। ऑर्बिटर तो ठीक गया लेकिन लैंडर नहीं उतर पाया था अच्छे से। सेकंड स्टेज जुलाई 2020 में जाना था जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से रह गया था। हो सकता है 22-23 में जाता, लेकिन अब तो क्या ही जाएगा बिकॉज अब कोऑर्डिनेशंस ब्रेक कर लिए गए हैं रोसकॉस्मोस के साथ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फिनलैंडाइजेशन के बारे में है। हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें यूक्रेन ने ये तो स्पेसिफाई कर दिया है कि नाटो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। नाटो ज्वाइन करने के मामले को लेकर ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। इन दैट केस दोनों के बीच में रिकंसिलेशन के प्रयास चल रहे हैं और इस रिकंसिलेशन के प्रोसेस में फिनलैंडाइजेशन ये टर्म काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है। फिनलैंडाइजेशन ये जो प्रपोजल है ये फ्रांस दे रहा है कि आप इसके माध्यम से डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लीजिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिनलैंडाइजेशन होता क्या है। देखिए फिनलैंड एक कंट्री आपको पता है यूरोप की, रशिया से इसका बॉर्डर एकदम क्लोज है। ये फिनलैंड है, यहां पर आपको यूक्रेन भी दिख रहा है। फिनलैंड और रशिया चूंकि काफी क्लोज हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बनती थी, लेकिन फिनलैंड और रशिया के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं। क्या रीजन रहा इसका रीजन रहा फिनलैंड की न्यूट्रलिटी। फिनलैंड हमेशा से ही न्यूट्रल रहा और वो रशिया या फिर वेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी उलझा ही नहीं। तो जो ये फिनलैंड की न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल था इसे ही फिनलैंडाइजेशन कहा जाता है। यहां पर देखिए जो भी जैसे फिनलैंड ने क्या किया था, ये ट्रीटी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस ट्रीटी को साइन किया गया था 1948 में फिनलैंड के द्वारा यूएसएसआर के साथ, जहां पर यूएसएसआर ये थ्रेट फील कर रहा था कि फिनलैंड की लैंड का इस्तेमाल हो सकता है रशिया इनफैक्ट वो जो उस समय यूएसएसआर था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो फिनलैंड को उसने बोला कि देखिए भाई अगर आप अपनी लैंड का इस्तेमाल करते हैं या वेस्टर्न फेवर में जाते हैं तो फिर हमारे आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिनलैंड ने समझदारी दिखाई और उसने यूएसएसआर के साथ साइन किया एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, जिसके तहत उसने ये इंश्योर किया यूएसएसआर को कि हम आपके खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हमारी तरफ से आपको बिल्कुल कोई थ्रेट नहीं है, हम वेस्ट कंट्रीज के साथ अलाई होंगे ही नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था जिसमें यह कहा गया कि अगर फिनलैंड की लैंड एंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूएसएसआर के ऊपर अटैक करने के लिए किया जाता है तो फिनलैंड अपनी आर्मी और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा वेस्टर्न इनिशिएटिव्स को काउंटर करने के लिए। इन दैट केस वो यूएसएसआर की मदद भी ले सकता है और यूएसएसआर इन दैट केस अपनी आर्मी फिनलैंड के असिस्टेंस के लिए भेजेगा, जिससे ये एकदम क्लियर हो गया कि फिनलैंड अब सपोर्ट नहीं करने वाला है वेस्टर्न कंट्रीज को। और उसका रिजल्ट ये रहा कि यूएसएसआर ने कभी भी फिनलैंड के ऊपर अटैक नहीं किया। उसकी न्यूट्रलिटी की वजह से फिनलैंड ने पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव की। अभी बात यही की जा रही है। फिनलैंडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई कंट्री ये कह देती है कि वो किसी भी पार्टी को या तो फेवर या अपोज नहीं करेंगे और वो किसी के साथ भी पॉलिटिकली अलाई नहीं होंगे। तो फिनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में ही ये वर्ड आता है। ये स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को पोर्ट्रे करता है। कोल्ड वॉर के दौरान ये फिनलैंड और यूएसएसआर के बीच में देखा गया और रिजल्ट यही था कि यूएसएसआर ने कभी फिनलैंड को इन्वेड नहीं किया। बाद में 1961 में रिचर्ड लोवेंथल ने भी इस टर्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, ये कहते हुए बेसिकली ये टर्म तो 1961 में ही आया, प्रिंसिपल डेवलप हो गया था उस टाइम पे। बर्लिन क्राइसिस के दौर पे उन्होंने ये बोला था कि यूएसएसआर ने जैसे इस ट्रीटी को साइन करके, हालांकि वो नेगेटिव बोल रहे थे कि फिनलैंड के ऊपर अपना दबदबा बना लिया है, वैसे ही वो यूरोप की बाकी देशों के साथ भी करेंगे। तो अभी बात ये चल रही है कि रशिया के केस में यूक्रेन भी स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को इंश्योर करे और ये बोले कि वो यूक्रेन की लैंड का इस्तेमाल रशिया के अगेंस्ट में कभी भी नहीं होने देगा और बल्कि अगर कभी ऐसा होता है तो वो रशियन असिस्टेंस से ऐसे एफर्ट को काउंटर भी करेगा। तो इससे हो सकता है दोनों के बीच का क्राइसिस रिजॉल्व हो जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओल चिकी स्क्रिप्ट के बारे में है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को संथाली भाषा के ओल चिकी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट किया गया। देखिए संथाली भाषा है
संथाली भाषा बोली जाती है, उसे लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है ओल चिकी स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी भाषा है, उसको लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है वो है देवनागरी। तो जो इसे कई सारे अन्य नामों से पुकारते हैं, जैसे कि ओल सीमेट, ओल स्क्रिप्ट, ओल चिकी स्क्रिप्ट, इसका इस्तेमाल संथाली को लिखने के लिए किया जाता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्हें गुरु गोमके जी के नाम से भी पुकारा जाता है, वो इस ओई चिकी स्क्रिप्ट के इन्वेंटर माने जाते हैं। उन्होंने एक नॉवेल लिखा है बीडू चंदन, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भगवान बीडू और माता चंदन जब धरती पर आते हैं इंसान के रूप में, तो वापस में कम्युनिकेट करने के लिए ओई चिकी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल, ओल चिकी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है ओल चिकी स्क्रिप्ट का कि ये बिल्कुल वही साइंस सिंबल्स का इस्तेमाल करता है जो संथाल कम्युनिटी के लोग काफी लंबे समय से यूज करते रहे हैं। संथाली जो लैंग्वेज है इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक है, 15th सेंचुरी का इसके पास अपना लिटरेचर भी है। मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेज जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का, उससे बिलोंग करता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 70 लाख ऐसे लोग हैं देश में जो संथाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसके तहत संथाली को, जो हमारा शेड्यूल 8 है, 8वीं अनुसूची है, उसमें जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका हिस्सा बना दिया गया। संथाली के साथ 3 और भाषाएं जोड़ी गई थी, दोज वर बोडो, डोगरी और मैथिली। तो ये 4 लैंग्वेजेस 92nd अमेंडमेंट के माध्यम से 2003 में हमारे 8th शेड्यूल में जोड़े गए, जिसके बाद लैंग्वेजेस के नंबर बढ़ के हो गए थे 22। देखिए, अगर ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई तो इसका सीधा मतलब ये है कि संथाली लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अब सरकार काम करेगी उसके डेवलपमेंट के लिए। स्टूडेंट्स अलाउड होंगे स्कूल लेवल एग्जामिनेशन या फिर जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के होते हैं रिटन एंड ऑल, उसमें भी ये जो संथाली लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 2005 में इंडिया की जो साहित्य अकादमी है उन्होंने इस लैंग्वेज में अवार्ड्स भी देने शुरू कर दिए। प्रश्न देखिए 2008 में आया था, सिंपल सा पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट के माध्यम से 4 भाषाओं को जोड़ा गया हमारे 8th शेड्यूल में, जिसके बाद वहां नंबर हो गए 22। और जो सही जवाब था दैट वाज 92nd यानी कि सी। अभी हमने पढ़ा ना, तो मतलब प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन के ऊपर है। हिजाब का मामला चला, काफी हाईलाइटेड रहा, पैरेलली कंट्रोवर्शियल भी रहा। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो भी मुस्लिम गर्ल्स की पेटिशन को उनके पास भेजा गया था उसे रिजेक्ट कर दिया। जो पेटिशंस भेजे गए थे उनमें एक ग्राउंड बताया गया था, दैट वाज रीजनेबल अकोमोडेशन। रीजनेबल अकोमोडेशन के ग्राउंड पर यह डिमांड की गई थी कि मुस्लिम गर्ल्स को जो हेड स्कार्फ्स है वो पहनने के लिए अलाउ किया जाए स्कूल्स में। हालांकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इक्वलिटी का हवाला दिया, ये कहते हुए कि सभी बच्चे इक्वल होते हैं, उन्हें जो स्कूल या कॉलेज का ड्रेस कोड है उसे फॉलो करना चाहिए और पर्सनल फेथ के बेसिस पे ये जो डिस्टिंक्शन है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो खैर, ये जो कंट्रोवर्सी रही उसमें जो कर्नाटका हाई कोर्ट का स्टैंड रहा वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन रीजनेबल अकोमोडेशन जिसके आधार पर मुस्लिम गर्ल्स के लिए ये अकोमोडेशन मांगा जा रहा था वो क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, रीजनेबल अकोमोडेशन को ऐसे समझिए कि हर काम को करने का एक सेट पैटर्न होता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन कई बार उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ बदलाव किए जाते हैं। वो बदलाव इसलिए किए जाते हैं ताकि किसी वल्नरेबल सेक्शन को उससे कुछ रियायतें मिल सके। अगर उस किए गए बदलाव से कुछ सकारात्मक आउटकम निकलता है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं वो फुलफिल होते हैं, तो इस प्रकार के बदलावों को अकोमोडेट कर लिया जाएगा, ये बोल के कि ये औचित्यपूर्ण है यानी कि रीजनेबल है। मतलब वो बदलाव जो सकारात्मक हैं, औचित्यपूर्ण हैं, उन्हें शामिल कर लेना, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना, अकोमोडेट कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनेबलनेस इज कॉल्ड रीजनेबल अकोमोडेशन। मतलब समझा आपने? एक एग्जांपल भी देता हूं, समझ जाइएगा। सपोज करिए कि सरकार ने एक फंड रिलीज किया एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। इस फंड में शामिल है कि इस प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएंगी सीढ़ियां, ठीक है, लेकिन फिर किसी ने कहा कि देखिए दिव्यांगजन इस पे कैसे चढ़ेंगे, नहीं चढ़ पाएंगे, तो यहां पर एक रैंप भी बनाया जाना चाहिए। अब इस रैंप के लिए पैसे नहीं आए हैं, तो क्या ये रैंप बनाया जाना चाहिए? लेकिन फिर भी इस रैंप को बनाया गया ताकि दिव्यांगजन आसानी से इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ सके, ये बोलकर कि ये रैंप जो बनाया गया है इसमें जो हम इस पूरे प्लेटफॉर्म में जो बदलाव कर रहे हैं इससे दिव्यांगजन को आसानी होगी, ये उनके पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार के बदलाव को हम अकोमोडेट कर लेंगे ये मान के कि ये रीजनेबल है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव, यही कहा जा रहा था कि चलिए मानते हैं कि बच्चे सभी बराबर होते हैं, वो किस फेथ के हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सभी लोगों को इक्वलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, सभी लोगों को ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए, लेकिन किसी के फेथ के बेसिस पे रीजनेबल अकोमोडेशन का प्रिंसिपल ऑप्ट करके रियायत दी जा सकती है। हालांकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने इसको फॉलो नहीं किया। क्या है ये?
देखिए वही इक्वलिटी को प्रमोट करता है बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, हेल्थ कंडीशन एंड पर्सनल बिलीफ। यहां पे जो एक वर्ड है पर्सनल बिलीफ, इसे ही आधार बनाया गया था पेटिशनर्स के द्वारा। यहां पर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होता है स्टेट के ऊपर और प्राइवेट पार्टीज के ऊपर भी कि वो एडिशनल सपोर्ट दे ऐसे लोगों को जो वल्नरेबल हैं। और ये जो सपोर्ट है इसको वर्क प्रिंसिपल में आईएलओ ने भी असिस्ट किया। जो जनरल प्रिंसिपल है वो यही बोलता है कि कुछ अकोमोडेशन, कुछ चेंजेस एक्सेप्ट किए जा सकते हैं अगर इससे कोई हार्डशिप क्रिएट ना हो रही हो। अब एक रैंप अगर आपने एक प्लेटफॉर्म पे बना दिया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। 2016 में आईएलओ ने भी बोला कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए वर्क प्लेस पर कुछ एडजस्टमेंट किए जाने चाहिए। वो एडजस्टमेंट हो सकते हैं वर्कर्स जो डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगजन है उनके लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो HIV एड्स से पीड़ित है, कोई ऐसी प्रेग्नेंट वर्कर जिनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पर्टिकुलर रिलीजन या बिलीफ हो। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ चेंजेस एडमिट किए जा सकते हैं। तो ये पूरा मामला आ रहा है कि हाँ कर्नाटका हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन को फॉलो नहीं किया है। तो अकोमोडेशन वही होता है कि आप मॉडिफाइड वर्किंग एनवायरनमेंट दें, शॉर्टेंड या स्टैगर्ड वर्किंग, जो स्टैगर्ड वर्किंग आवर है वो दे दें, एडिशनल सपोर्ट दे दें ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। जिसमें शामिल है कोई मान लीजिए एग्जाम देने जा रहा है टेस्ट में, तो उसको आप लेखक दे दीजिए जो लिख देते हैं अगर वो देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से। तो इंटरव्यूज वगैरह में असिस्टेंस मिल सकते हैं इंटरप्रेटर्स के माध्यम से। तो ये असिस्टेंस जो दिया जाता है ये रीजनेबल अकोमोडेशन के प्रिंसिपल पे ही दिया जाता है। अब अगर प्रश्न आएगा इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, तो जानते रहिएगा। आईएलओ को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन 138, 182 जो उनका कन्वेंशन है इसको लेकर 2018 में प्रश्न आया था, पूछा गया था किससे एसोसिएटेड है। सही जवाब था ए, चाइल्ड लेबर से जुड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली स्कीम होगी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। देखिए डिफेंस के सेक्टर में इंडिया का काफी ज्यादा रिलायंस रहता है दूसरे देशों के ऊपर, हमें बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए कुछ कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। कॉरिडोर्स पर एस्टैब्लिश होती हैं इंडस्ट्रीज और ये कॉरिडोर्स कई तरीके की फैसिलिटीज देते हैं इंडस्ट्रीज को, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन और वो हर बेसिक इंफ्रा जो जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जिसके ऊपर इस पूरे कॉरिडोर को डेवलप करने की जिम्मेदारी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा रिलायंस दूसरे देशों के ऊपर कम हो और हम डिफेंस इंडस्ट्रीज को, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को इंडिया में इंसेंटिवाइज कर पाए। इसमें बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं जहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमईज यहां पर आए और डिफेंस फोर्सेस के लिए जो भी रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी है उसे इंश्योर करें। सरकार 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कर रही है, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। उम्मीद है कि इससे 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इन दोनों ही कॉरिडोर्स के पास। एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसीज ये दोनों राज्य बना रहे हैं ताकि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ओरिजिनल आइटम्स बनाते हैं, उनको अट्रैक्ट किया जा सके इन दोनों कॉरिडोर में। जो कवरेज है, जो तमिलनाडु का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो कवर करता है चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, सलेम और होसुर को, जबकि उत्तर प्रदेश का जो कॉरिडोर है वो कवर करता है अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ को। बेनिफिट्स ये होंगे कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, हमारी प्राइवेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उसका एक्सपेंशन होगा, एमएसएमई स्टार्टअप्स इसलिए आगे आएंगे, इससे हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर रिलायंस कम होगा और हमारे यहाँ जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसे भी इंश्योर किया जा सकेगा। ध्यान दीजिएगा इन कॉरिडोर्स को बनाने की बात 2018-19 के बजट में की गई थी। तो ये सारा मामला इस स्कीम के बारे में। चलिए रिवीजन करते हैं। एनसीएसटी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और बाकी के मेंबर्स का कार्यकाल होता है 5 साल का। गलत है, शुद्ध गलत है। 3 साल का होता है, हमने डिस्कस किया था। एक्सोमास ईएसए और नासा का इनिशिएटिव है, एकदम गलत है। रोस्कॉस्मोस का है तो मतलब रशिया इन्वॉल्व है, ये भी गलत हो गया। संथाली ये 8th शेड्यूल में लैंग्वेज इंक्लूडेड है, ये तो सही है बात। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन ये कहता है कि इक्वलिटी और पॉजिटिव राइट्स को प्रमोट किया जा सकता है और इसके लिए कुछ अकोमोडेशन हम कर सकते हैं, डिसेबिलिटी, हेल्थ कंडीशन, पर्सनल बिलीफ और इन पैरामीटर्स को फॉलो करके। तो ये वाली बात भी सही है। तो चलिए ये हमारा सेशन आज का समाप्त होता है। बाकी आपके सवालों के जवाब मैं लेकर आता रहूंगा सेशन के शुरुआत में और बाकी स्कीम होगी आपके सेशन के अंत में, ताकि आपके प्रीलिम्स की तैयारी हो जाए थोड़ी और स्ट्रांग। सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं किया है तो पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।